Acer Nitro V15 बहुत कुछ अच्छा और कुछ तो बहुत ही बुरा है इस लैपटॉप के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना अगर आप लोग ये लैपटॉप परचेज करने वाले हो, क्योंकि हो सकता है या तो आपके पैसे बर्बाद ही हो जाए या फिर किसी एक अच्छे लैपटॉप पर इन्वेस्ट हो जाए। क्योंकि मैं इस वीडियो को ना अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, पूरे 5 महीने इस लैपटॉप को यूज करने के बाद। इस लैपटॉप को परचेज करे हुए मुझे 4 से 5 महीने हो चुके हैं और आई थिंक ये बेस्ट टाइम है इस लैपटॉप के ऊपर एक रिव्यू बनाने के लिए। देखो, सबसे पहले मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ। सितंबर में मैंने इसको परचेज किया था जब हमारा सेल का टाइम चल रहा था और उस टाइम मैंने इसको अराउंड 73,000 रुपीज में जो है वो परचेज करा था और ये उस टाइम पे भाई बेस्ट डील थी इस लैपटॉप को ग्रैब करने के लिए। और मैंने आज की डेट में इस लैपटॉप का प्राइस चेक करा तो भाई 92 के आसपास चल रहा है। 512 GB की बात कर रहा हूँ, 1 TB अराउंड 94-95,000 का है। तो उस रेंज में मुझे नहीं लगता कि भाई ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को बेटर TGP के साथ काफी अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे। एंड आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि भाई प्रोस एंड कॉन सारे में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाए कि आप लोगों को ये लैपटॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो उसके अंदर हमें i7 13 जनरेशन 13620S सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा HX सीरीज से नीचे का प्रोसेसर है। तो नो डाउट इसके अंदर प्रोसेसर काफी अच्छा देखने को मिलता है और साथ ही इसके अंदर हमें 16 GB की DDR5 रैम देखने को मिल जाती है, जो कि हमारी सिंगल स्लॉट के अंदर है, तो डबल स्लॉट नहीं है। तो दूसरा स्लॉट जो खाली है ना उसके अंदर आप लोग 16 GB की एक और स्टिक लगा सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे स्पीड की बात करूँ तो 5200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड वाली रैम दी गई है और साथ ही साथ हमें इसके अंदर 512 GB की NVMe की SSD देखने को मिल जाती है। और रही बात है यहाँ पे अगर ग्राफिक कार्ड है ना तो उसके अंदर हमें 6 GB का RTX 4050 देखने को मिलता है, बट अपना वो 75 वॉट TGP वाला है। तो अपना ये थिन लाइट कैटेगरी के अंदर मैं इसको गेमिंग लैपटॉप बोल सकता हूँ, क्योंकि लैपटॉप ना भाई इतना ज्यादा मोटा नहीं है, आप लोग इसको कैरी भी इजिली कर सकते हो। तो इसी वजह से यहाँ पे TGP जो है वो काफी कम दी गई है ताकि लैपटॉप जो है हमारा ज्यादा पावर ड्रॉ ना करे। तो ये वीडियो का पार्ट जरा मैं भूल गया था, तो ये मैं बीच में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो भी एडिटिंग फेज में है। एंड मैं आप लोगों को इस लैपटॉप के जो मेरे बराबर में रखा है इसकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह दिखाता हूँ, जो मैं क्लिप्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, उससे आप लोग देखो एंड आप लोगों को पता चलेगा कि इस लैपटॉप के अंदर क्या दिक्कत है। एंड जो बाकी की बात है वो हम आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है। आई हैव कनेक्टेड 2 मॉनिटर्स और ये मॉनिटर है अल्ट्रा वाइड और ये भी है। अभी जस्ट मैंने ब्रेव ओपन किया है एंड ये देखो ये ऐसे आता है बार बार जब भी मैं कोई एप्लीकेशन या फिर ज़्यादा टैब्स ओपन करता हूँ। तो एंड यहाँ पे सिर्फ मैंने एक सिंगल टैब ही ओपन कर रखी है। ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना तो देखो आप लोग, ये देखो ये वापस से फ्रीज हो गया और ये देखो ये पूरा ब्लैंक होके ये इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे ना मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा था और इसने सारा ही टैब जो है वो कट कर दिया। अभी मैं जैसे इसको ओपन करूंगा ना तो ये देखना यहाँ पे बोल रहा है ये क्रोम डिडंट शट डाउन करेक्टली। तो जैसे मैं रिस्टोर करूंगा तब जाके मेरी सारी टैब्स ओपन होगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने कितनी टैब्स ओपन कर रखी थी और इसने सारी टैब्स को जो है वो कैंसिल आउट कर दिया। ये प्रॉब्लम मुझे काफी टाइम से हो रही है। ये देखो जस्ट मैंने यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन करी है जो नाइट्रो सेंस की जो एप्लीकेशन है। देखो मैं यहाँ पे होम पे क्लिक कर रहा हूँ एंड कुछ भी नहीं हो रहा है। अगेन ये बिल्कुल ही फ्रीज हो चुका है। i7 ये मेरा लैपटॉप है 13 जनरेशन के साथ। इसके अंदर 6 GB का RTX 4050 भी है, तब भी ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड मुझे लगता है कि ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा केपेबल है इतनी टैब्स ओपन करने के लिए, बट फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। एक HDR वीडियो चल रही थी 4K में एंड समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल डिस्प्लेइंग दिस वेब पेज। एंड ये सब ना लैपटॉप हो रहा है। लैपटॉप को मैंने किसी भी मॉनिटर से कनेक्ट नहीं कर रखा है एज यू कैन सी, और ये बार बार ना मुझे पेज जो है वो रिलोड करना पड़ता है। और मुझे लगा शायद मेरे मॉनिटर में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ये प्रॉब्लम लैपटॉप में ही है। ये टैब को ऑटोमेटिक क्लोज कर रहा है और फिर मुझे बार बार टैब्स जो है वो रिलोड करनी पड़ रही है। तो सैंपल्स देख लिया आप लोगों ने एंड उसके बाद मेरा ना दिमाग खराब हो गया था कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअल में हो कहाँ पे रही है। मैंने काफी ज्यादा रिसर्च वो किया, चैट GPT करा कि भाई मुझे प्रॉब्लम का पता चले, लेकिन मैं इतना तो जान गया था कि इसके अंदर रैम की कमी है, क्योंकि 16 GB जो रैम है ना वो मोर देन इनफ नहीं है इन सारे काम को करने के लिए, इतने प्रोफेशनल काम को करने के लिए, मल्टीपल टैब्स ओपन करने के लिए, दो क्रोम और अलग से यूट्यूब वगैरह ब्रेव वगैरह भी मैं यूज करता हूँ। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है ना रैम को काफी ज्यादा यूज करती है एंड क्रोम तो करता ही है। बट इसके बाद क्या हुआ कि मैंने इस लैपटॉप की कंप्लेंट रजिस्टर करी, ईमेल उनको किया, पूरा इशू बताया एंड उसके बाद उन्होंने एक बंदा साइन करा जो कि भाई 3-4 दिन के बाद मेरे घर पे आया है लैपटॉप को डायग्नोज करने। पहले तो फोन पे मेरी लोकेशन ही पूछता रहा वो 2-3 दिन तक, उसके बाद आया है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इनकी सर्विस जो है वो कितनी ज्यादा घटिया है। एंड चलो वो घर भी आ गया मेरे। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि मेरे लैपटॉप में उसके ड्राइवर्स अपडेट करे, जो कि मैं खुद भी कर लेता एंड उसके बाद उसको रीस्टार्ट वगैरह करा एंड मेरे को बोलता है भाई कि आप इसको थोड़ा सा यूज करो, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम बताना कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर कुछ हो रही होगी तो उसके बाद मैं इसका हार्डवेयर वगैरह चेक करूंगा। एंड मैं आपको सच बता रहा हूँ, आई थिंक 15 से 20 दिन हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। मैं उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है। कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं उठा रहा है, बोलता है कि मैं बाहर आया हुआ हूँ, मैं आऊंगा। एंड मैंने उसको बोल दिया कि भाई सेम प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, बट इतना तो मुझे पता चल गया कि रैम की
कमी है। एंड मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा घुसाओगे ना तो आप अपने लैपटॉप की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लोगे। एसर के ऊपर तो डिपेंड ही मत रहना। तो इसी से आइडिया लगता है कि भाई एसर की सर्विसेज जो है वो कितनी ज्यादा बुरी है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि लैपटॉप के अंदर भली प्रॉब्लम हो, लेकिन इनकी मॉनिटर काफी ज्यादा बढ़िया है। दो मॉनिटर मैं यूज कर रहा हूँ, अल्ट्रा वाइड एंड ये 27 इंच का। भाई बहुत ही बढ़िया इनकी परफॉर्मेंस है। दोनों के ऊपर मैंने ऑलरेडी रिव्यू जो है वो चैनल पर डाल रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। और ये तो था पहला इशू। दूसरा इशू सुन के तो आप लोगों को हंसी आ जाएगी। इस लैपटॉप के अंदर ना हमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बट मेरे सिस्टम के अंदर पता है क्या दिखाता है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। 15 रिफ्रेश रेट जो है वो कहां से एक्स्ट्रा आ गया मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। एंड मैंने इनको कॉल पे भी बोला कि सर ऐसे 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिखा रहा है, जो कि मतलब अच्छी बात है, ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन क्यों दिखा रहा है भाई? जब 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो 180 का क्या मतलब है? एंड जो बंदा आया ना, मैंने उसको भी दिखाया, उसके भी दिमाग में नहीं आ रहा है भाई कि ऐसा हो क्यों रहा है। एंड अभी बोलता है कि अभी तक तो वो दोबारा नहीं आया है, तो उसका भी वो प्रॉब्लम जो है वो देखेगा कि क्या दिक्कत है। लेकिन भाई मैंने भी इसके अंदर पूरी झग मार ली, लेकिन मुझे भी अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई 180 हर्ट्ज दिखा क्यों रहा है। तो ये भी एक दूसरा इशू इस लैपटॉप के अंदर मैंने जो है वो फेस किया है। एंड तीसरी चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा भी हैवी काम करते हो ना, तो उसके फैन जो है वो काफी ज्यादा स्पीड पे घूमने लगते हैं। अगर आप लोग एक बंद कमरे के अंदर काम कर रहे हो ना, जहाँ पे एसी लगा रखा है, तो उसके फैन जो है वो स्पीड से इतनी तेज घूमता है कि आप लोगों के थोड़ी देर में सर में दर्द होने लगेगा। एंड आप लोग बोलोगे कि यार इसकी फैन की स्पीड किसी तरह से मैं कम कर दूं। थोड़ा सा भी हैवी काम आप लोग करते हो ना, तो उसके फैन जो है वो अच्छी खासी स्पीड पे घूमने लगते हैं। सैंपल सुनो आप लोग एक बार। और अच्छा मुसीबत पता है क्या है कि अगर आप लोग इसको ऑटो पे भी रखोगे ना, तो भी ये मतलब थोड़े नॉर्मल टास्क में बहुत तेज फैन की स्पीड जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करता रहता है, जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है। आप लोग मतलब अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। एंड मैक्स पे तो आप लोगों को पता ही है बहुत ज्यादा घूमता है। बट अगर मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूं ना, वो मुझे अभी पता चला है। मैं आप लोगों को देखो, मैंने यहाँ पे एसर नाइट्रो जो नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर वो ओपन कर रखा है। अगर मैं इसको ऑटो पे करूँ तो आप लोगों को मैंने बताया ये बहुत तेज घूमता है नॉर्मल टास्क पे भी। मैक्स पे करोगे तो आप लोग पागल ही हो जाओगे। बट आप लोग इसको जो है वो कस्टम पे रखना। कस्टम करके भाई मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी ज्यादा नॉइस नहीं करता है। एंड कस्टम पे ऐसा नहीं कि ये परफॉर्मेंस वो करता है, खराब कर देता है लैपटॉप की। मैं सारे टास्क वगैरह भी कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग इसको कस्टम पे रख के चला सकते हो। बट अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा मैक्स पे कर लेना। बट यहाँ पे मोड जो है आप लोग परफॉर्मेंस रख सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी ये लैपटॉप प्लग इन नहीं है। तो बैटरी पे सिर्फ बैलेंस एंड इको मोड आता है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड आ जाएगा। प्लग करके आप लोग इसको परफॉर्मेंस मोड पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फैन पे आप लोग कस्टम पे रख सकते हो। अदरवाइज गेमिंग कर रहे हो तो मैक्स पे रखना, ऑटो पे मत रखना। गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मुझे शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले। इसके अंदर मैंने वैलोरेंट प्ले करा, वेयर विंड्स मीट वाला गेम भी प्ले करा। बाकी और गेम मेरे पास है नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। बट आप लोग जो है वो अदर यूट्यूबर्स की वीडियोस देख सकते हो, जहां पे उन्होंने गेमिंग एक्सपीरियंस दिखाया है इसी सेम लैपटॉप का। एंड गेमिंग के अंदर भाई ये काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। भले इसके अंदर हमें 75 वॉट टीजीबी का जो है वो ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, लेकिन गेमिंग भाई काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। जितने भी हमारे नए नए गेम आज के टाइम में आ रहे हैं ना, AAA टाइटल्स वाले की अगर मैं बात करूं गेम, भाई वो भी काफी अच्छे से चला देता है। क्योंकि मैंने दूसरे लोगों की वीडियोस देखी है। एंड मैं सोच रहा था कि भाई ये लैपटॉप इतना मतलब 75 वॉट टीजीपी होने के बावजूद भी अच्छे खासे गेम जो है वो हैंडल कर पा रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप लोग ये लैपटॉप परचेज करने वाला हो या फिर ऑलरेडी आप लोगों ने सेम लैपटॉप परचेज कर रखा है, तो आप लोग इसके अंदर 16 GB की एक और रैम अलग से लगवा लेना, अगर प्राइसेस कम हो गए तो, वरना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। दूसरा आप लोग क्या करना कि एनवीडिया कंट्रोल पैनल के अंदर जाके मैनेज 3D सेटिंग्स के अंदर जाके वहां पे आप लोग जो है वो एनवीडिया जीपीयू को सिलेक्ट कर लेना। अगर वहां पे ऑलरेडी लाइक डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रखा है या फिर इंटीग्रेटेड जीपीयू, उसको हटा के आप लोग एनवीडिया वाला जीपीयू सिलेक्ट कर लेना। उससे क्या होगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है ना लैपटॉप की काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। खाली सीपीयू आप लोगों का यूज नहीं होगा, प्रोफेशनल काम करते हुए सीपीयू एंड जीपीयू दोनों ही यूज होंगे। इससे क्या होगा कि एक ही चीज के ऊपर लोड नहीं आएगा। एंड गेमिंग के अंदर तो जीपीयू होता ही है यूज। अब देखो इतना टाइम इस लैपटॉप को यूज करने के बाद और जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई उसके बाद ये चीज तो मुझे समझ में आ गई कि लैपटॉप किन लोगों को टारगेट करता है। अगर आप लोगों को प्रोफेशनल काम ज्यादा करने हैं, थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए आप लोगों को, लेकिन होना गेमिंग ही चाहिए। एंड गेमिंग आप लोग कैजुअली करते हो, थोड़ा थोड़ा ही करते हो, तो ये लैपटॉप आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। बस एक ही चीज कर लेना कि 32 GB की रैम कर लेना। और अगर आप लोगों को स्टोरेज की ज्यादा नीड है तो आप लोग SSD बढ़वा सकते हो, 1 TB के लिए भी ऑप्शन है वहां पे, वो भी आप लोग ले सकते हो। वरना मैं रिकमेंड करूंगा कि एक एक्सटर्नल SSD परचेज कर लेना, वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगी। तो समझ गए ना, अगर आप लोगों को ज्यादा प्रोफेशनल काम करने हैं, एडिटिंग वगैरह करनी है। एंड हाँ, रही बात एडिटिंग की ना, वो इसके अंदर भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। 4K के अंदर आप लोग जो है वो इजिली इसके अंदर
अंदर एडिट वगैरह कर सकते हो। दाविंची रिजॉल्व हुआ, प्रीमियर प्रो हुआ, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ये इजिली हैंडल कर लेता है। तो अगर आप लोगों को मतलब कैजुअल गेमिंग करनी है, प्रोफेशनल काम थोड़े ज्यादा करने हैं, ऑफिस वर्क हुआ, एडिटिंग वगैरह वाला हुआ, तो ये लैपटॉप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया लैपटॉप है। डिस्प्ले इस लैपटॉप की इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, बेसिक फुल एचडी 1080p वाली हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें 300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो इंडोर में अगर आप लोग लैपटॉप यूज करते हो ना, तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट आउटडोर में आप लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल जो है वो कर सकते हो लैपटॉप को देखने में। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग गेमिंग करते हो तो एक एक्सटर्नल मॉनिटर जरूर परचेज कर लेना। एंड एडिटर वगैरह अगर आप लोग हो, एडिटिंग करते हो, तो एक एक्सटर्नल मॉनिटर जरूर परचेज कर लेना। उसके अंदर क्या है कि कलर एक्यूरेसी वाले काम भी आपके ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एक USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट देखने को मिल जाता है पावर ऑफ चार्जिंग के साथ। अगर आप लोगों का लैपटॉप ऑफ भी होगा ना, तो भी आप लोग इसे कोई भी डिवाइस जो है वो चार्ज कर सकते हो। इसके अंदर हमें दो USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एक USB Type C पोर्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारा थंडरबोल्ट पोर्ट वाला है। तो इससे आप लोग जो है वो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, या फिर अपना जो है वो डिस्प्ले आउटपुट भी निकाल सकते हो। और इसके अंदर हमें एक ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है और एक HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो पोर्ट्स के अंदर भी आप लोगों को ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, सारे ही नेसेसरी पोर्ट्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। सिंगल लाइट बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, जिसकी आप लोग ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। RGB का ऑप्शन होता तो ज्यादा बेटर रहता, बट अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल कीबोर्ड हमें लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड ट्रैक पैड भी हमें इसके अंदर काफी अच्छा देखने को मिलता है, सारे ही विंडो जेस्चर्स को वो सपोर्ट करता है। उसके अंदर भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। 57 वॉट आवर की हमें इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाती है। देखो ये हमारा थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप है, तो ज्यादा बैटरी बैकअप आप लोग इससे एक्सपेक्ट मत करना। मुश्किल से मुश्किल ही आप लोगों का 1 से 1.5 घंटा ही चलने वाला है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है ना, तो उससे ज्यादा बैटरी एक्सपेक्ट आप लोग नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि गेमिंग जो है आप लोग इसको प्लग इन करके ही करना। एंड 80% पे ही आप लोग इसको लिमिट कर देना, उससे आप लोगों की जो लैपटॉप की बैटरी है ना, उसकी हेल्थ काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। बिल्ड क्वालिटी भी इस लैपटॉप की भाई काफी ज्यादा बढ़िया है। ऊपर का जो डिजाइन है ना, वो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है नाइट्रो सीरीज का। एंड लीड जो है वो एक हाथ से आराम से ओपन हो जाती है, तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे की साइड हमें 2 फैन देखने को मिल जाता है, हीट पाइप्स देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपकी लैपटॉप की हीट सारी ही बाहर आ जाती है। एंड मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप थोड़ा सा भी हैवी काम करोगे ना, तो उसके फैन जो है वो स्पीड में घूमने लगते हैं, तो सारी हीट जो है वो बाहर फेंक देते हैं। एंड चाहो तो आप लोग और अच्छी हीट मैनेजमेंट के लिए एक गेमिंग कूलर भी परचेज कर सकते हो, तो वो आप लोगों के लैपटॉप के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस इस लैपटॉप को लेके। देखो ये पर्सनली मैंने अपने लिए लैपटॉप जो है वो परचेज करा है। प्रोफेशनल काम ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है, बस इसके अंदर एक 16 GB की रैम जो है वो लगानी पड़ेगी। एंड आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोग ये लैपटॉप परचेज कर रहे हो ना, तो आप ये चीज इंश्योर कर लेना कि आपके एरिया में एसर की सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं। अगर इन केस लैपटॉप में कोई बड़ी दिक्कत आ गई ना, तो आप लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग ना आपके घर पे नहीं आने वाले। एंड आप लोगों को सर्विस सेंटर लेके लैपटॉप को जो है वो भागना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सर्विसेज बहुत ही ज्यादा घटिया है। तो उस चीज का आप लोग ध्यान रखना। एंड जो भी इस लैपटॉप का प्राइस चल रहा है ना, उसमें तो मैं आप लोगों को ये लैपटॉप बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड अगर आप लोगों को एक हाई एंड गेमिंग लैपटॉप चाहिए ना, तो भी ये लैपटॉप नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसकी TGP कम है। फिर आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप लोग 120 वॉट TGP के लिए जाओ, उसमें आप लोगों को ज्यादा रॉ गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बट अगर आप लोगों का ज्यादा प्रोफेशनल काम है, एडिटिंग का काम है, कैजुअली आप लोग गेमिंग करते हो, तो ये लैपटॉप आप लोग 100% जो है वो परचेज कर सकते हो। बाकी इसका प्राइस कम हो जाएगा तो और तो ज्यादा ये फिर बढ़िया ही रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।